Okay, so let's see. Today we'll see binary search. उसका basic question ये है first bad version, so we'll start with this. Now question में given है that you are developing a product and जो latest product है वो quality checks fail किया है, that means that's a defective product. So since they are built on top of each other, there that means कि बीच में एक कोई product था which was defective and after that every product is defective. लास्ट विच इज़ गिवन एज nth उन्होंने कहा है कि ये डेफिनेटली फेल किया है, सो यू हैव टू फाइंड आउट कि बीच में कौन सा वर्जन था सबसे पहला जो फेल हुआ है. दिस इज़ द वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ फाइंड द फर्स्ट डिफेक्टिव वर्जन फॉर द बाइनरी सर्च. अब इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल भी इन लोगों ने भी एनीवे प्रोडक्ट के फॉर्म में ही क्वेश्चन दिया है, बट हम रियल लाइफ में भी देर आर केसेस व्हेन वी डू दिस बाइनरी सर्च विदाउट नोइंग कि वी आर डूइंग द बाइनरी सर्च. सो उसका एग्जांपल है, अगर हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं और उसमें हम कमिट्स आफ्टर कमिट्स पुश कर रहे हैं, अगर बीच में कोई बाकी कोड पुश हो जाता है तो उसके बाद जितने भी रिलीजेस होंगे सब में वो इशू रहेगा एंड दे विल फेल, राइट. सो लेट्स से मैंने 1 से लेके 100 तक कमिट्स किए हैं. 100 पे मैंने चेक किया कि ये टेस्ट केस फेल कर रहा है, प्लस आई ऑल्सो रिकॉग्नाइज कि यहाँ पे एक लाइन ऑफ कोड है. सो फॉर एग्जाम्पल x ग्रेटर देन 30 समथिंग लाइक दिस. 100 जो 100th कमिट है लास्ट वाला, उसमें वो इनकरेक्ट लाइन लिखी है विच इज़ बगी. उसके कारण टेस्ट फेल हो रहे हैं, उसके कारण प्रोडक्शन फेल हो रहा है. सो अब मेरे को फाइंड करना है कि 1 से लेके 100 फर्स्ट वाला जो था वो पास हो रहा था, बट जो 100 है वो 100th कमिट है वो फेल हो रहा है. एंड आई हैव टू फाइंड आउट कि बीच में कौन सा कमिट था जहाँ पे ये पुश हुआ है. उसको अगर मैं रोल बैक कर देता हूँ तो मेरा कोड फिक्स हो जाएगा, राइट. सो क्या वेज हो सकते हैं उसको फाइंड करने के. दिस इज द सेम क्वेश्चन विच इज़ गिवन हियर. सो एक वे तो हो सकता है एक से लेके चालू कर दो सारे कमिट्स ओपन करना, जहाँ पे बीच में होगा वो कमिट मिल जाएगा, उसको रोल बैक कर सकते हैं. बट उससे बेटर एफिशिएंट वे है विच you would do if you want to find the fastest way, which is you open the middle commit. So open the 50th commit and see you check one thing there कि क्या जो लाइन बगी है वो अगर वहाँ पे लिखी हुई है तो दैट मीन्स ये वर्जन ख़राब है, इसके आगे के सारे ख़राब हैं और इसके पीछे के कुछ ख़राब हो सकते हैं. सो 50th जो मैंने ओपन किया, दिस कुड बी द फर्स्ट बैड वर्जन और इट कुड बी समथिंग इन बिटवीन ऑफ द बैड वर्जन. सो वॉट आई विल डू, आई विल रिजेक्ट एवरीथिंग आफ्टर 50. मतलब 50th के बाद कोई सा चेक नहीं करूँगा. अगर कोई बैड वर्जन है या तो 50th होगा या उससे पहले का होगा, राइट. एंड सिमिलरली सेम आफ्टर दैट वॉट यू विल डू, 1 से 50 के बीच का नंबर हम चूज़ करेंगे विच इज़ लेट्स से 25. सो 25 को चेक करेंगे, हमने देखा कि दैट इज़ करेक्ट, सो द बगी कोड इज़ नॉट देयर, राइट. सो दैट मीन्स जो फर्स्ट डिफेक्टिव वर्जन है जहाँ पे इनकरेक्ट कोड पुश हुआ है, दैट विल बी समवेयर आफ्टर द 25th कमिट. ओके. एंड इफ यू डू दैट in each operation, what you're doing, you are reducing your search space in half, and doing that you will find your first bad version the fastest way possible. Okay, so this is the same question, so let's see some solution how it works. Now let's say you have to find the first bad version. We can see that 5th is the first bad version here. द नेव अप्रोच वुड बी लेफ्ट से चालू कर दो, एक एक करके चेक करना. जो सबसे पहला बैड वर्जन होगा वो मिल जाएगा कि 5th इज़ द फर्स्ट बैड वर्जन. बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में, वर्स्ट केस सिनेरियो में ऑर्डर n हो सकती है क्योंकि हो सकता है लास्ट तक हमको इटरेट करना पड़े, राइट. नाउ लेट्स सी कि बाइनरी सर्च जो हमने रियल लाइफ एग्जाम्पल में करते हैं उसको कोड में कैसे अप्लाई करेंगे. तो क्या करते हैं, हम एक L पॉइंटर लेते हैं, एक R पॉइंटर लेते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग पे, एंड देन उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं मिडिल. अगर मिडिल जो है वो डिफेक्टिव नहीं है, दैट मीन्स इट्स अ गुड वर्जन. सो आई कैन ऑल्सो गारंटी कि उससे पहले के जितने वर्जन्स होंगे वो भी गुड होंगे. आई वोंट फाइंड माई फर्स्ट डिफेक्टिव वर्जन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस मिड, राइट. सो मैं क्या करूँगा, उसके लिए अपना सर्च स्पेस रिड्यूस कर दूंगा. एंड रिड्यूस करने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल सेट L टू बी मिड +1, नॉट मिड, क्योंकि मेरे को पता है कि जिस मिड पे अभी मैं हूँ वो भी फर्स्ट डिफेक्टिव वर्जन नहीं हो सकता क्योंकि वो खुद गुड वर्जन है. एंड दिस विल बी डिफरेंट इन केस ऑफ शिफ्टिंग द राइट. सो नाउ वी विल सी दैट आफ्टर शिफ्टिंग द L टू मिड +1 आई विल रिकैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मिड. सो वो अभी 7 है. अब मैंने यहाँ पे अगेन चेक किया कि क्या ये
बैड वर्जन है विच इट इज. सो इस केस में अगेन मैं अपना सर्च स्पेस रिड्यूस करूंगा. जो मिड है दैट कुड बी द फर्स्ट बैड वर्जन और समथिंग ऑन इट्स लेफ्ट. दैट मीन्स उसके राइट में जितने वर्जन हैं वो फर्स्ट बैड वर्जन नहीं होंगे. अगर वो बैड हैं तो भी फर्स्ट तो यही होगा, राइट. सो इसको रीसेट करते टाइम पे आर को मैं मिड -1 नहीं करूंगा, आर को मैं करूंगा मिड, क्योंकि दिस कुड ऑल्सो बी द फर्स्ट बैड वर्जन, राइट. सो दिस इज द टेम्पलेट. सो बाइनरी सर्च के बहुत सारे टेम्पलेट होते हैं. हमेशा बेस्ट होता है एक चूज करो, उस पर स्टिक रहो, ताकि लाइक you don't get confused with multiple patterns, multiple templates of the binary search. So every time you get a question on binary search, the pattern तो लिखना ही लिखना है. जैसा एक बार याद कर लिया है तो बेटर है कि दूसरे वर्जन पे ना जाओ. एक ही है, मैंने हमेशा एक ही यूज़ किया, कभी दूसरे की ज़रूरत पड़ी नहीं, ठीक. अब मैंने आर को शिफ्ट कर दिया एक बार. अब मैं मिड को रिकैलकुलेट करूँगा. सो 5 और 7 के बीच का मिड 6 होगा. क्या ये बैड वर्जन है? यस. तो अगेन मैं आर को शिफ्ट करूँगा, रिकैलकुलेट करेंगे मिड को. मिड अब जब 5 और 6 था इस केस में, एल और आर 5 और 6 हैं. मिड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एल प्लस आर बाई 2. सो इट विल बी 6 + 5 11 बाई 2 विच विल बी 5.5. एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम डिवीजन करते हैं, आई मीन इन जावा एंड CPP, जो डेसिमल पॉइंट है वो डिस्कार्ड हो जाता है. पाइथन में आई थिंक बाय डिफॉल्ट नहीं होता, बट यू कैन स्टिल यूज डबल स्लैश टू डिवाइड. दैट वे योर डेसिमल इज स्टिल डिस्कार्डेड, राइट. सो इस केस में मिड जो कैलकुलेट होगा वो 5 होगा अगेन. एंड देन फाइनली एल और आर जब इक्वल हो जाते हैं उस केस में हम रुक जाते हैं. विल सी द इम्प्लीमेंटेशन फॉर इट इन अ सेकेंड. बट जब फाइनली एल और आर इक्वल होते हैं उस टाइम पे हम रुक जाते हैं. और फाइनली जो आर होता है दैट विल बी आवर फाइनल आंसर, दैट विल बी द फर्स्ट बैड वर्जन. ओके. इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हर केस में हम हमारे सर्च स्पेस को हाफ में रिड्यूस कर रहे थे, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n होगी. हमने सारे एलिमेंट्स इटरेट नहीं किए, एक बार में हम आधा कर देते थे. सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज log n. इसका कैलकुलेशन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का वैसे पेन एंड पेपर पे कर सकते हैं कि फर्स्ट केस में n थे, सेकंड केस में n/2 एलिमेंट्स थे, और कब वो 1 हो जाएंगे वर्स्ट केस सिनारियो में. log n आता है. फील फ्री टू डू दैट फॉर योर सेल्फ, बट यू हैव टू नो बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी होती है, राइट. अब हम इसके सॉल्यूशन के 2-3 वर्जन देखते हैं. सबसे पहले तो ब्रूट फोर्स है, टाइम लिमिट एक्सीडेड है इसका आंसर. सेकेंड, यस. सो यू सी ब्रूट फोर्स का इम्प्लीमेंटेशन बहुत सिंपल है. यू 1 से लेके n तक इटरेट कर रहे हैं. जो फर्स्ट बैड वर्जन मिल गया उसको रिटर्न कर दिया. नहीं मिला तो -1 है, बट उन्होंने क्वेश्चन में गारंटी दिया है कि वो मिल ही जाएगा. तो ये तो कभी एग्जीक्यूट होगा नहीं, बट इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर n रहेगी. सो टाइम लिमिट एक्सीडेड एज अ रिजल्ट हमको मिल रहा है, राइट. नाउ लेट्स सी कि बाइनरी सर्च का यूज़ करके कैसे करते हैं. द शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन विच यू कैन राइट. सो दिस इज द टेम्पलेट विच यू हैव टू राइट मल्टीपल टाइम्स. सेम है जैसा अभी हमने एनिमेशंस में देखा. एल और आर फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट से मैंने इनिशलाइज किया. कब तक मैं इटरेट कर रहा हूँ? जब तक L इज़ लेस देन R है. मिडिल कैलकुलेशन का फॉर्मूला मैंने बोला था L + R/2, बट यहाँ पे मैंने दूसरा यूज़ किया है. क्यों? एक छोटी सी ट्रिक होती है इसमें. इफ़ यू डू L + R एंड R अगर बहुत बड़ा है विच इज़ इंटीजर की लास्ट रेंज पे है, जो कि इस केस में है, जो 2^31 - 1 है, लास्ट इंटीजर की लिमिट होती है. अगर उसमें मैं +1 कर देता हूँ तो इंटीजर से ओवरफ्लो हो जाता है. सो उस केस में वो वाला फॉर्मूला L + R/2 वर्क नहीं करेगा. सो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये सिमिलर ही फॉर्मूला है, सेम ही आंसर देता है. जस्ट इस केस में हम इंटीजर ओवरफ्लो नहीं करते, तो इसमें पहले हम R - L कर लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, और उसको ऐड कर देते हैं L में. सो मिड करेक्ट आता है. जस्ट हम मोर रोबस्ट कोड लिख रहे हैं इस केस में, राइट. 2 केसेस हो सकते हैं उसके बाद में, सेम जैसे हमने एनिमेशन में देखे कि अगर वो बैड वर्जन है, इफ़ इट इज़ अ बैड वर्जन, देन उस केस में यू रिड्यूस द राइट हाफ ऑफ योर स्पेस, सर्च स्पेस, तुम्हारी रेंज का राइट हाफ डिस्कार्ड कर दो. वो करने के लिए हमने क्या किया था? R = मिड किया था, और दूसरे केस में L = मिड +1 किया था. दैट्स द होल कोड. एंड वी आर गारंटी लास्ट में जो R की वैल्यू रहेगी दैट विल बी द first bad version. Okay, so this is the complete implementation. Any question so far?
ओके, सो इसको हम स्टिल इम्प्रूव कर सकते हैं. सो क्या यहाँ पे लिमिटेशन मेरे को लगी. सो अब ये इसके बाद वाला पार्ट जो है ना, इट्स जस्ट इम्प्रूवमेंट. इसको मैं सबमिट करूँगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा, बट देर आर समथिंग विच वी कैन स्टिल लर्न फ्रॉम हियर. वैसे तो ये बहुत छोटा कोड है तो इस केस में फ़र्क नहीं पड़ता, बट यू कैन स्टिल लर्न द मॉड्यूलैरिटी. दैट मीन्स हाउ यू कैन इम्प्रूव द सेपरेशन ऑफ कंसर्न. सो इस केस में दो चीज़ें हो रही हैं, बाइनरी सर्च और रेंज को भी हम हैंडल कर रहे हैं. एल और आर जो हैं वो क्या है, बेसिकली वो रेंजेस हैं. उसमें हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, उसको इनिशलाइज कर रहे हैं, उसकी वैलिडिटी चेक कर रहे हैं, उसका मिड निकाल रहे हैं और उसको रिड्यूस कर रहे हैं लेफ्ट और राइट हाफ में, राइट. अगर मेरे पास एक क्लास होती जो ये सारे काम कर देती तो मेरे को यहाँ देख के गेस नहीं करना पड़ता कि ये फॉर्मूला मिडिल निकालने का है, आर इक्वल्स टू मिड करके हम रेंज रिड्यूस कर रहे हैं. सो लेट्स सी दैट सॉल्यूशन कि वो कैसे लिखते हैं. जो टेम्पलेट है एवरीथिंग विल मोस्टली रिमेन सेम, जस्ट दैट इंस्टेड ऑफ डूइंग द कैलकुलेशन और असाइनमेंट आई विल यूज द रेंज क्लास. सो इफ यू सी द रेंज implementation with range method, so if you notice there कि यहाँ पे टेम्पलेट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ एक चीज़ चेंज हुई है, वो है एल एन आर की जगह मैं यहाँ पे रेंज क्लास यूज़ कर रहा हूँ. you should get into the practice of reading the code जो यहाँ पे लिखा हुआ है without getting concern कि उस methods के अंदर क्या है, right. so just by looking the method name you should be able to understand कि उसके अंदर क्या है. सो मैंने रेंज क्लास को यहाँ पे इनिशलाइज किया है सेम वे जैसे एल एन आर को किया था. वो 1 से n तक है. जब तक रेंज वैलिड है दैट मीन्स एल इज़ लेस देन आर, उसका मैंने मिड निकालना, मिड का फॉर्मूला भी रेंज के अंदर है. सेम चेक किया है कि वर्जन बैड है कि नहीं मिड का, और अगर वो है इफ़ इट इज़ बैड देन आई रिड्यूस माई सर्च स्पेस टू लेफ्ट हाफ, अदर केस में उसको रिड्यूस कर दूंगा राइट हाफ में. एंड फाइनली जब रेंज इनवैलिड हो जाएगी उस टाइम पे जो फर्स्ट बैड वर्जन है वो मैं अपने रेंज क्लास से क्वेरी कर सकता हूँ, राइट. सो द सेम टेम्पलेट इज हियर. लेट्स सी कि रेंज क्लास मैंने कैसे इम्प्लीमेंट करी है. सो इफ यू सी इट इज़ still clean. Instead of L and R I have in the range class I have start end, I have the constructor जहाँ पे मैं initialize करता हूँ. So ये implementation Python and CPP में भी same होंगी, उसमें भी classes रहती हैं. You can write the class like this and just call the method instead of doing the calculation there. Is valid, क्या यहाँ पे मैंने चेक किया था while loop के अंदर, जब तक start less than end है तो वो valid है. mid का formula same, start plus end minus start by 2. लेफ्ट हाफ तो उसमें एंड को हमने जैसे आर को रीअसाइन किया था मिड से, तो हमने एंड को यहाँ मिड असाइन कर दिया. राइट हाफ करने के लिए मिड प्लस 1, सो जैसे हमने मिड प्लस 1 ओरिजिनल क्वेश्चन में किया था वैसे स्टार्ट को हमने रीअसाइन कर दिया. फर्स्ट बैड वर्जन लास्ट में जो हमने रिटर्न किया था वो हमें पता है कि एंड पे जो वैल्यू होती है वो हमारा फर्स्ट बैड वर्जन होती है, तो उसको यहाँ पे मैंने रिटर्न कर दिया है. ओके ओके ठीक है. आई गिव अ स्मॉल रिकैप देन. तो क्या किया है हमने फर्स्ट बैड वर्जन निकालने के लिए बाइनरी सर्च के थ्रू हमने रेंज से इनिशलाइज किया है. रेंज मेरी रिप्रेजेंट करती है कि इस टाइम पे मैं किस एरिया में सर्च कर रहा हूँ. एट ईच स्टेप आई विल डू दिस थिंग कि मैं सबसे पहले चेक करता हूँ रेंज वैलिड है कि नहीं. दैट मीन्स जिस रेंज में मैं चेक कर रहा हूँ उसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट हैं तो मैं कुछ सर्च ऑपरेशन करूँगा. अगर वो लास्ट एलिमेंट ही बचा है दैट मीन्स सर्च कुछ बचा नहीं है, जो लास्ट एलिमेंट है वही मेरा फाइनल आंसर है. उसके बाद क्या क्या चीज़ें करूँगा, जो मेरी रेंज है उसका मैं मिडिल निकालूंगा. अगर वो जो तो बैड है तो दैट मीन्स मैं राइट हाफ में लेफ़्ट हाफ में सर्च करूँगा, क्योंकि इसके जो राइट में है वो बैड है ये मेरे को पता है, बट जो फर्स्ट बैड वर्जन होगा वो मिड के लेफ्ट में या एट मिड पे मिलेगा. सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग आई विल डू इन केस द वर्जन दैट आई एम चेकिंग इज़ बैड. दूसरे केस में अगर वो वर्जन बैड नहीं है तो जिस रेंज पे मैं हूँ, एक सेकेंड आई विल पुल अप द एनिमेशन अगेन. सो इफ़ यू सी इस वाले केस में जब मैंने मिड को चेक किया था वो बैड नहीं था, दैट मीन्स इट वाज गुड. सो आई नो कि फर्स्ट बैड वर्जन जो है वो मेरे को इस मिड के राइट में कहीं मिलेगा. मैं अपनी रेंज को रिड्यूस कर दूंगा कि अभी मिड जहाँ है उसके राइट में अब सर्च करो. एंड टू डू दैट व्हाट यू हैव टू डू इज रीअसाइन द वैल्यू ऑफ मिड टू एल, reassign the value of L to mid plus 1. That is what we are doing here. Few more things here.
अगर ये जो इम्प्लीमेंटेशन रेंज वाला है देखने में इट माइट लुक लाइक कि हमने इंक्रीज ही कर दिया साइज़, पहले इससे छोटा ही था, ज़्यादा टाइप करना पड़ेगा, बट एनी इंटरव्यू में, प्रोडक्शन में, द कोड यू राइट इन योर ऑफिस, every time it's better to write readable code which is more descriptive, then people have to understand कि हम क्या कर रहे हैं. यहाँ पे अगर जो पहले मैंने इम्प्लीमेंटेशन लिखी थी उसमें मैंने असाइन की थी वैल्यू, वो देख के नहीं समझ में आ सकता कि मैं क्या एग्जैक्टली कर रहा हूँ. सो इस केस में बहुत ज़्यादा वो विजिबल नहीं है कि क्या बेनिफिट मिलेगा, बट गेटिंग इनटू दिस प्रैक्टिस मेक्स फ्यूचर हार्डर इम्प्लीमेंटेशन. जो हार्ड क्वेश्चन हम करेंगे फ्यूचर में उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि 2-3 क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन बना के जैसे वो देते हैं हमको, उन सबको स्टिच करके एक फाइनल सॉल्यूशन बनाना होता है. वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इवन मेरे लिए, किसी के लिए भी वो डिफ़िकल्ट होगा अगर तुम उसको एक मेथड बना के सारा उसी में लिखने का ट्राई करोगे. हमेशा बेटर रहता है कि अगर तुमको 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आते हैं उनको सबको सेपरेट क्लासेस में लिखो इवन, क्योंकि फॉर एग्जांपल ये सारी मेथड्स और ये वेरिएबल्स मैं बना के इसी क्लास के अंदर लिख सकता था, बट जो कलेक्शन ऑफ मेथड्स आपस में रिलेटेड होती हैं उनको एक सेपरेट क्लास में लिखना हमेशा बेटर रहता है. क्योंकि अब आई डोंट केयर कि रेंज के अंदर क्या होता रहे, एज लॉन्ग एज वो मेरे को गेट मिड लेफ्ट हाफ करने से सही सॉल्यूशन दे दें. So I won't have to be concerned in my main solution about what's the implementation of the range class. No, actually you still have the same variables and methods you're writing. So you're not actually taking extra memory, although there are extra characters on the screen, so they don't take up the actual memory. कोड अगर लार्ज होता है ना तो उसमें हमने एक्स्ट्रा वेरिएबल्स नहीं लिए हैं, खाली क्लास ली है. सो इट डजंट लाइक इफेक्ट द थ्योरेटिकल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टू से. ओके, दैट इज़ वन. दूसरा, यूजुअली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे बाउंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में तो नहीं होता है. उस केस में जैसे इफ़ यू आर डूइंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और लीड कोड कॉन्टेस्ट, तो उस केस में इट्स स्टिल यू कैन आर्ग्यू कि मैं छोटा सॉल्यूशन लिखूं तो वो बेटर रहेगा. बट इंटरव्यू में हमेशा बेटर रहता है कि यू रीडेबल सॉल्यूशन, क्योंकि वो वहाँ पे सिर्फ रन नहीं करेंगे, वो लोग रीड भी करेंगे तुम्हारा, इंटरव्यूअर जो ले रहा है तुम्हारे कोड को, राइट. दैट इज़ अनदर. एंड थर्ड थिंग, स्टिल उसके बाद भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में क्या होता है, काफ़ी टाइम वो ट्रिकी टेस्ट केसेस देते हैं, उसको डिबग करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर तुम सारा कुछ एक में ही लिख दोगे. बट अगर तुमने क्लासेस बनाई हैं देन यू कैन स्टिल पिन पॉइंट द इनकरेक्ट थिंग. तो अगर रेंज में कुछ गड़बड़ है, रेंज के 1-2 असर्ट केसेस में यहाँ लिखूंगा, मेरे को पता चल जाएगा कि रेंज क्लास में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको मैं जल्दी फिक्स कर सकता हूँ. आई यूजुअली जैसे प्रैक्टिस के टाइम पे कॉन्टेस्ट होते हैं, उसमें 90 मिनट्स का टाइम होता है ना लीड कोड के, उसके बाद भी आई स्टिल राइट रीडेबल कोड एंड इन डिफरेंट क्लासेस. थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है बट इट इवेंचुअली पेज ऑफ. सो ऑलवेज बेटर टू write like this. And same for the number of lines of code. It's not ज़रूरी नहीं है कि तुमने शॉर्टेस्ट लाइन में लिखा है सो इट्स बेस्ट रिटर्न कोड, नॉट नेसेसरी. डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए. इस केस में दिख नहीं रहा है अगेन से कि कितना इम्पैक्ट है, बट फ्यूचर केसेस में वो कॉम्प्लेक्स वाले पढ़ने हमें खुद ही डिफ़िकल्ट हो जाते हैं. अगर हम उसको बहुत महीनों के बाद में ओपन करेंगे तो वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड आवर ओन कोड, और जो हमें इंटरव्यू में लिखना है वो तो हमें दूसरों के लिए लिखना है. तो डेफिनेटली हमेशा बेटर है कि यू राइट योर डिस्क्रिप्शन. बहुत केसेस में क्या होता है ना, LR की तरह हम कुछ और वेरिएबल नेम्स लिख रहे हैं तो हमें पता है कि हम क्या लिख रहे हैं, सामने वाले को पढ़ के नहीं समझ में आ रहा तो या तो एक्सप्लेन करो, बट उसमें टाइम एक्स्ट्रा जाएगा. तो बेटर है कि राइट लाइक दिस. सो विल सी इन फ्यूचर मच मोर एग्जाम्पल्स. उसमें इम्पॉसिबल ही हो जाता है एक ही फंक्शन में सारा कुछ कोड लिखना. ओके, yes, anything else? Okay, great. So we will move on to next question. I'll go slowly again, so let's see. Now you're given a sorted array of distinct integer and you are also given a target value. You have to return the index if the target is found. If it is not found, then you have to
find the where it should be inserted in order so that array remains sorted, right? ये स्टैंडर्ड बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है कि आपको एक एरे दिया है, सॉर्टेड है, आपको टारगेट फाइंड करना है। अगर वो एरे में है तो उस केस में तो इट्स फाइन कि उसको आप फाइंड करो, रिटर्न कर दो। दूसरा इन्होंने रिक्वायरमेंट जो दी है कि अगर वो उस एरे में नहीं है, सो फॉर एग्जांपल ये वाला है 1356, सो इस केस में दे वांट इंसर्ट पोजीशन। अब उसका क्या मतलब है, आपको एक ऐसा इंडेक्स बताना है जहाँ पे अगर मैं अपने टारगेट को इंसर्ट कर दूँ तो उसके बाद भी एरे सॉर्टेड ही रहे। तो वो क्या होगा इस केस में, 1, राइट? सो इस लोकेशन पे अगर मैं इंसर्ट करता हूँ तो एरे सॉर्टेड रहेगा। इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो मेरे को वो इंडेक्स चाहिए विच इज़ द नंबर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द टारगेट। ये हर केस में होल्ड करेगा। अब इसके और डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस कि अगर उन्होंने पूछा है कि इंसर्ट पोजीशन फाइंड करनी है नंबर की, तो यू जस्ट फाइंड द इंडेक्स विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द गिवन टारगेट, राइट? सो इस केस में वो इक्वल तो है नहीं, ग्रेटर वाला नंबर है हमारे पास 3, उसकी इंडेक्स हम फाइंड करके देंगे। अगर वहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो एरे सॉर्टेड रहेगा, राइट? अब इस केस में जस्ट सेकेंड, वन मोर थिंग आई वांटेड टू एक्सप्लेन हियर। हाँ, अगर वो नंबर वहाँ पे प्रेजेंट है तो हम उसका इंडेक्स डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन क्लियर है? ओके, टेक अ सेकेंड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। यस, सो अगेन, सो ये वाला जो क्वेश्चन है वी कैन थिंक इट एज ए स्पेशल केस ऑफ, हमने जो प्रीवियस वाला देखा था, ठीक है? उस एनालॉजी पे जाएंगे बाद में, बट उससे पहले ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन तो बहुत सिंपल है। इस केस में स्टार्ट करो i = 0 से, इटरेट करते रहो जब तक जो इंडेक्स पे नंबर है वो छोटा है, जैसे ही बड़ा या बराबर हो गया वहाँ पे रिटर्न कर दो। TLE आएगा, उसमें ऑर्डर n होगा, बट यस, ब्रूट फोर्स आई डोंट थिंक आई हैव रिटन, बट आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि इट्स जस्ट सिंपल इटरेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक? तो अब इसका एक बार एनिमेशन देखते हैं कि कैसे बाइनरी सर्च काम करता है। Okay. Yes, so see, I have this example of finding a number in this sorted array. Yes, it's giving. ठीक, सिमिलरली जैसे मैंने लास्ट टाइम लेफ्ट एंड राइट इनिशियलाइज किए थे फर्स्ट एंड लास्ट नंबर से, नोटिस हेयर कि उसको मैंने 11 जो कि लास्ट एलिमेंट है एरे का, वहाँ से इनिशियलाइज नहीं किया है, 12 से किया है। दिस इज़ एन एज केस जो हम अभी देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम होती है अगर उसको 11 से इनिशियलाइज कर दें, ठीक? अब क्या होगा, सबसे पहले मिड कैलकुलेट करेंगे। मिड का फॉर्मूला अगेन सेम, यहाँ पे मैंने अलग लिखा है, कोड में मैं फिर से अलग लिखूँगा बिकॉज ऑफ द रीज़न वी डिस्कस्ड। मिड होगा 6 पे, सो 0 से लेके 11 एलिमेंट हैं, 6 द मिडिल। क्या चीज़ चेक करेंगे, 32 इज़ लेस देन 37। सेम चीज़ जो हम लास्ट टाइम कर रहे थे, फर्स्ट डिफेक्टिव वर्जन ढूंढ रहे थे, उसमें हम क्या देख रहे थे, स्टार्टिंग के सारे जो एलिमेंट हैं वो नॉट डिफेक्टिव हैं, वो गुड हैं। एक पॉइंट आता है, उसके बाद से सारे एलिमेंट डिफेक्टिव हो जाते हैं। उसका स्पेशल केस हम यहाँ पे इस बाइनरी सर्च को कंसीडर कर सकते हैं। इस केस में हमारे गुड एलिमेंट क्या हैं, गुड एलिमेंट हैं हमारे जो हमारे टारगेट से छोटे हैं। सो हमको 37 से छोटे वाले सबको पहले को एज अ गुड वर्जन कंसीडर करना है। तो उसको हम जब हम सर्च स्पेस करेंगे, मिड कैलकुलेट करेंगे, तो हमें पता है कि इस एलिमेंट के पीछे कुछ भी जो एलिमेंट है वहाँ पे मेरा टारगेट नहीं मिल सकता। सो अगेन जो हमने फर्स्ट डिफेक्टिव वर्जन देखा था उससे अगर यू ट्राई टू ड्रॉ द एनालॉजी हियर, हमारे जो एलिमेंट्स हैं गिवन 37 से छोटे हैं वो हमारे गुड एलिमेंट्स हैं, और जो उसके इक्वल या उससे बड़े हैं वो हमारे बैड वर्जन है। तो उसमें हमें फर्स्ट बैड वर्जन को निकालना है। सेम फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, सेम टेम्पलेट। जब सारी हमारी सर्च हो जाएगी, जो राइट
पॉइंट कर रहा होगा जिस एलिमेंट को, वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टारगेट, विच कैन ऑल्सो बी सेड एज द insert position of the target value. Okay, now I will start doing the search. क्या करेंगे, लेफ्ट एंड राइट मेरे पास हैं, उसमें मैं मिड कैलकुलेट करूँगा. मिड मेरा 6 है. चेक करूँगा कि क्या ये नंबर 37 के कंपेरिजन में छोटा है या बड़ा या बराबर है. ये दो कैटेगरीज बनाएंगे. अगर वो जो तो छोटा है तो मैं लेफ्ट को इंक्रीमेंट करूँगा मिड +1 पे, राइट, सेम वे जैसे मैंने पहले किया था. और अगर वो छोटा था दैट मीन्स मेरे को ये पता है कि सॉर्टेड एरे है, तो नंबर मिड का अगर छोटा है मेरे टारगेट से तो उसके लेफ्ट में जितने वो तो मेरे किसी काम के नहीं है. आई नो कि वहाँ पे मेरे को मेरा टारगेट नहीं मिलेगा, तो उस पार्ट को मैं डिस्कार्ड कर सकता हूँ, राइट. दैट्स ऑल वी डिड फॉर चेकिंग द मिड एट द फर्स्ट ऑपरेशन दैट वी डिड, राइट. लेफ्ट को अपडेट किया तो उससे लेफ्ट को जैसे अपडेट किया तो लेफ्ट हाफ ऑफ मेरे सर्च एरे को मैंने डिस्कार्ड कर दिया. then I will again recalculate the value of mid. so वो अभी फिर से बीच में आएगी. so इन नंबर्स का मिडिल 9 है. 9 पे जो एलिमेंट है उसको अब मैं अगेन चेक करूँगा, वो 37 से बड़ा है. दैट मीन्स जो मिडिल पे एलिमेंट है वो और उसके राइट साइड में जितनी वैल्यू है वो, वहाँ पे तो 37 नहीं मिलेगा. बट इट कुड बी द फर्स्ट द इंसर्ट पोजीशन, इट कुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू. सेम वे जैसे मैंने डिफेक्टिव वर्जन में अगर वो डिफेक्टिव था तो आर को मिड -1 नहीं किया था, आर को मिड के बराबर किया था, राइट. सो सेम वे यहाँ पे मैं इसको मिड के बराबर करूँगा. नाउ लेट्स कंटिन्यू दिस. आई वोंट एक्सप्लेन एवरीथिंग अगेन. हम मिड को कैलकुलेट करेंगे. वो 42 है. 42 स्टिल बड़ा है. दैट मीन्स मेरे को उसके राइट के एलिमेंट नहीं चाहिए हैं, तो मैं इसको डिस्कार्ड करके ये वाला पार्ट हटा दूंगा. ना अभी दोनों बगल बगल में हैं, तो 7 और 8 में मिडिल आएगा 7.5. अगेन 0.5 विल बी डिस्कार्डेड, तो मिड की वैल्यू 7 असाइन होगी. और जब फाइनली इस पॉइंट पे मिडिल 7 होगा, यहाँ पे मैं चेक करूँगा 37 इज इक्वल्स टू 37. सो मेरे को मेरा फाइनल आंसर मिल गया विच इज़ 7, राइट. आई विल रिपोर्ट माई फाइनल इंडेक्स की जो इंसर्ट लोकेशन है, या फिर जिसको मैं कह सकता हूँ द टारगेट एलिमेंट विच आई फाउंड वॉज एट इंडेक्स 7, राइट. अगेन आई विल स्टॉप हेयर. अब हम कॉर्नर केसेस देखेंगे, बट उससे पहले अगर कोई क्वेश्चन है तो. ओके, सो नाउ लेट्स सी दिस कॉर्नर केस. अब मैंने ये मेंशन किया था कि राइट को मैं 11 से स्टार्ट नहीं कर सकता. मैंने 11 + 1 विच इज़ एरे डॉट लेंथ +1 से हमेशा स्टार्ट किया. क्यों किया है वो इस कॉर्नर केस में होता है. अगर मेरे को 77 फाइंड करना है और मैंने उसको राइट को यहाँ से इनकरेक्टली इनिशलाइज कर दिया होता तो क्या प्रॉब्लम होती है उस केस में. इवेंचुअली लेफ़्ट रीच करके यहाँ लास्ट में पहुँचता और मिड का कैलकुलेशन यहाँ पे होता. मतलब वो मिड कैलकुलेट करते वो छोटा निकलता 77 से, उसको अपडेट करते लेफ़्ट को, इवेंचुअली यहाँ पे पहुँचते. अब उस कॉर्नर केस में क्या प्रॉब्लम होती है ना, 51 इज़ स्टिल लेस देन 77. तो मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट को मिड +1 असाइन कर दूँगा जैसा हमने देखा था. और हमारे वाइल लूप की कंडीशन के हिसाब से जब लेफ़्ट एंड राइट बराबर हो जाते हैं, रेंज इनवैलिड हो जाती है, तो हम स्टॉप कर देते हैं. मैंने मिड को 57 असाइन किया और उसको कंपेयर किया 77 से, जो कि नहीं था. बट मैंने मिड को कभी भी 11 असाइन नहीं किया, जो कि वहाँ पे था. तो इस केस में वो इनकरेक्टली रिपोर्ट हो जाएगा कि नंबर फाइंड नहीं है. तो होल क्रक्स ऑफ दिस थिंग इज़ कि राइट को हमेशा इनिशलाइज करना है array dot length +1 से, राइट. सो जस्ट टू एम्फेसाइज कि वो इनिशलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट. दिस कॉर्नर केस इज देयर. नहीं ज़्यादा समझ में आया तो यू कैन स्टिल जस्ट रिमेंबर कि जब इनिशलाइज करो कोड में, सो L = 0 एंड R = डॉट लेंथ. दैट मीन्स एरे लेंथ से एक ज़्यादा, लास्ट इंडेक्स से एक आगे वाले से इनिशलाइज करना है, ठीक. दैट इज़ वन कॉर्नर केस. अब इस केस में जब मैंने यहाँ से इनिशलाइज किया था, इस केस में लेफ्ट मिड +1 होगा एंड मिड अभी लेफ्ट राइट इक्वल नहीं है, तो अब मिड करेक्टली कैलकुलेट होगा 77 पे और वो उसको चेक करके फाइनली रिटर्न कर देगा कि यस लास्ट लोकेशन पे आई डिड फाइंड 77, राइट.
फ्यू मोर कॉर्नर केसेस, अगर एलिमेंट जो मैं फाइंड कर रहा हूँ वो बड़ा है लास्ट एलिमेंट से भी, सो उस केस में जो फाइनली एल और आर हमारे पास बचेंगे वो होंगे एरे डॉट लेंथ, दैट मीन्स लास्ट इंडेक्स प्लस वन. If in question they ask you कि find the number with binary search और specifically tell me कि number जो टारगेट था वो लास्ट नंबर से भी बड़ा है, टू चेक दैट यू कैन चेक कि अगर लेफ्ट एरे लेंथ के बराबर है, दैट मीन्स एरे रेंज से बाहर है, तो उस केस में जो टारगेट आपने दिया था मेरे को वो लास्ट नंबर से भी बड़ा है. दैट इज़ वन केस. दूसरा केस अगर स्मॉलेस्ट से भी छोटा है तो उस केस में ये -1 नहीं होता, उस केस में लेफ्ट और राइट दोनों ज़ीरो हो जाते हैं, राइट. सो दीज आर जस्ट सम कॉर्नर केस विच मे बी नीडेड इन सम केसेस. So I just explained. Now we can continue to the code. Okay, I'll take a second again before starting the solution. Again, similar to the previous implementation, I have that shortest solution. So अब हर जगह template में यही मिलेगा. But I'll say कि ये not descriptive enough. If जस्ट फॉर अगर कभी लिखना ही है ना, सिर्फ इतना ही है रिक्वायरमेंट में, तो यू कैन अगेन राइट इट. बट फॉर लर्निंग पर्पस यू शुड नो कि रेंज क्लास भी होती है. रेंज क्लास मैंने इसमें इंट्रोड्यूस करी थी ना, वो बहुत जगह पे रीयूज़ हो जाती है डायरेक्टली, नॉट जस्ट कि उसको मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ यहाँ से, कॉन्सेप्चुअली एज वेल. जो रेंज क्लास है दैट यू कैन पुट इन इंटरवल के क्वेश्चन, सेगमेंट ट्री, मर्ज सॉर्टिंग, सब में रेंज क्लास एज इट इज़ यू कैन write and use it. It gets much cleaner, the code gets much cleaner. कोई कैलकुलेशन कंप्यूटेशन तुम्हारे एक्चुअल लॉजिक के अंदर नहीं होती है, राइट. सो ये सिंपल सॉल्यूशन है, 0 से लेंथ तक स्टार्ट किया है. इसको अगर मैं है ना लेंथ -1 जो कि लास्ट इंडेक्स है वो कर देता हूँ, रॉन्ग आंसर आ जाएगा. अगर लास्ट एलिमेंट टारगेट के बराबर है वो फाइंड नहीं होगा, तो उसको लेंथ से ही इनिशलाइज करना है. जब तक वैलिड है रेंज, मिड कैलकुलेट किया. इस बार मैंने वो फार्मूला दूसरा वाला भी यूज़ नहीं किया. क्यों? क्योंकि इन्होंने जो रेंज की लिमिट दी थी वो 10⁴ थी, तो इस केस में इंटीजर ओवरफ्लो नहीं होता है, राइट. बट इफ वी स्टिल यूज़ दैट अदर फार्मूला L + R - L/2, दैट विल ऑल्सो वर्क. ठीक, 2 केसेस हमने देखे थे. अगर नंबर जो है वो टारगेट से छोटा है, जो मिड पे है, तो उस केस में हम लेफ्ट हाफ डिस्कार्ड कर देंगे. हाउ? बाय डूइंग L = mid + 1. और दूसरे केस में राइट हाफ डिस्कार्ड कर देंगे बाय डूइंग R = mid. ये लूप चलने के बाद में R पे जो वैल्यू होगी वो हमारी फर्स्ट नंबर विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, either you can say that or you can say कि it's the insert position for the target. Okay, yes, I will just show the range class as well, and then I'll stop for any question if there. Again same, कोई चेंज नहीं किया यहाँ पे मैंने उसके पैटर्न में, जस्ट L and R की जगह पे मैंने रेंज ली है. और जब तक वो वैलिड है मिड कैलकुलेट किया. अगर मिड बड़ा है तो यू चेक इन द लेफ्ट हाफ, अदर केस में राइट हाफ. जो रेंज क्लास है कोई चेंज नहीं है इसमें, जैसी उसमें थी फर्स्ट बैट वर्जन में, सेम वैसी की वैसी है कॉन्सेप्चुअली, राइट. सो दिस इज़ द बेनिफिट. अगर हमने उसमें नहीं लिखी होती तो रेंज क्लास का एक्चुअल कोड पूरा फिर से लिखना पड़ता. नॉट जस्ट कि टाइप करने में प्रॉब्लम है, बट यू मेंटली ऑल्सो हैव टू थिंक कि क्या फॉर्मूला होता है और एवरीथिंग. But if you have the range class, it has the separate its own concern. You can just write it down. ये रेंज क्लास के लिए नहीं, बहुत सारी ऐसी यूटिलिटीज़ होती हैं. फॉर एग्जांपल यूनियन फाइंड होती है. अगर क्लास नहीं बनाओगे वहीं पे लिखना पड़ेगा, तो इट गेट्स क्लटर्ड इनसाइड द कोड, राइट. सो इट्स, आई जस्ट वांटेड टू एम्फसाइज कि दिस इज इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग द क्लास. Okay, I think this is easy enough to understand. Now I will again take a minute if there is any question. Great. That was the main concept. I think there is a slightly medium version of the same thing which we can see. Otherwise just
ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैंने जो शीट है उसमें ये क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं तीनों। try to solve it yourself in Python or C++ in your own language and try to submit it. अगर करा भी हो है ना पहले, so this is very important क्योंकि binary search तो बहुत क्वेश्चन में as a base question use होता है, right? So now let's see this question कि given an array of integer number sorted in non-decreasing order, find the starting and ending position of a given target value. तो similar है binary search जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा उसके। इस केस में डिस्टिंक्ट नहीं दिए हैं, दैट मीन्स जो टारगेट है या अदर नंबर वो रिपीटेड भी हो सकते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट है कि मेरे को बताओ सॉर्टेड हैं तो वो साथ में ही होंगे सारे, तो उसका वेरी फर्स्ट अकरेंस जहाँ पे है वो और उसका लास्ट अकरेंस वो बताना है, ठीक। अगर टारगेट नहीं मिलता है तो -1 रिटर्न करना है और लॉग एंड रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए। इस केस में वो दो मैंने लास्ट में जो कॉर्नर केसेस बताए थे वो यूज़ होंगे, विच इज़ अगर नंबर जो एरे का लास्ट एलिमेंट है उससे भी बड़ा है तब मेरा ये वाला टारगेट नॉट फाउंड वाला केस हिट होगा, तो उस केस में मेरे को -1 रिटर्न करना है। दूसरा केस जब वो फर्स्ट नंबर एरे के स्मॉलेस्ट नंबर से भी छोटा है तब मेरे को चेक करना पड़ेगा। और तीसरा ये भी हो सकता है कि वो मिडिल में कहीं है बट एरे में गिवन नहीं है, तो ये चेक करने के लिए ओनली थिंग आई हैव टू डू कि फाइनली जो मेरा आर रहता है वो मेरा फर्स्ट इंसर्ट पोजीशन फर्स्ट नंबर विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द टारगेट होता है, उसको मैं खाली ये चेक कर लूँगा कि वो अगर टारगेट के बराबर है दैट मीन्स मेरे को टारगेट मिला कहीं पे, बट अगर वो टारगेट के बराबर नहीं है दैट मीन्स मेरे को टारगेट नहीं मिला कहीं पे। अब इसका भी दो वेज देखते हैं कि हम एक तो ये कर सकते हैं कि दो मेथड बनाए। ये वाला तो हमने देख ही लिया था कि फाइंड कैसे करना है नंबर को जो हमें हमेशा फर्स्ट अकरेंस देता है, तो फर्स्ट मीन्स फर्स्ट नंबर विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द टारगेट है वो लिख लेंगे, और लास्ट अकरेंस निकालने के लिए दूसरी मेथड लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दो मेथड लिखी हुई हैं। फाइंड द फर्स्ट अकरेंस वाली, ये वाली वो है जो हमने पिछले दोनों इम्प्लीमेंटेशन में देखी थी। इसमें L इज़ लेस देन R है और नंबर ऑफ मिड अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है उस केस में मैं R को रिड्यूस करता हूँ और फाइनली आई रिटर्न द R, और ये मेरे को फर्स्ट अकरेंस दे देगा गारंटी हर बार। लास्ट अकरेंस निकालने के लिए मैंने दूसरी मेथड लिख दी है इस केस में। तो दूसरी बार मैंने बाइनरी सर्च इम्प्लीमेंट किया है, सिर्फ एक छोटा सा चेंज किया है विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल की जगह में यहाँ पे मैंने ग्रेटर कर दिया है। अब उससे क्या होगा कि ये मेरे को फर्स्ट अकरेंस देगा जो टारगेट से स्ट्रिक्टली बड़ी है, दैट मीन्स मेरे को जो टारगेट दिया है उसके लास्ट अकरेंस के भी एक बाद वाला एलिमेंट मिलेगा। तो इस केस में मैं टारगेट से एक बड़ा एलिमेंट सर्च कर रहा हूँ, तो फाइनली जो आर मेरे को मिलेगा इस लूप के रन होने के बाद में वो होगा जो लास्ट अकरेंस है उसकी एक बाद वाला एलिमेंट। तो फाइनली आई विल रिटर्न R-1, सो दैट विल करेक्टली गिव मी द लास्ट अकरेंस। ओके, अब सी यहाँ पे अगर मैंने मेथड्स बनाने की जगह पे दोनों कोड वहीं पे लिखे होते तो एक मेथड बहुत बड़ी हो जाती और ये समझना भी डिफ़िकल्ट हो जाता कि कौन सी वाली किसकी है। एटलीस्ट मेथड के नाम से यहाँ पे यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। एंड फाइनली मैंने फर्स्ट अकरेंस और लास्ट अकरेंस को वेरिएबल्स में कैप्चर किया। दो केसेस जो मैंने लास्ट में वहाँ पे एक्सप्लेन किए थे, अगर वो लेंथ के बराबर है दैट मीन्स टारगेट लास्ट नंबर से भी बड़ा है एरे के उसमें, या फिर अगर जो फर्स्ट अकरेंस है वो टारगेट के बराबर नहीं है दैट मीन्स नंबर इज़ नॉट प्रेजेंट इन योर एरे, या तो स्मॉलेस्ट से भी छोटा है या फिर मिडिल में कहीं है बट एरे में नहीं है। तो इन दोनों केसेस में -1 रिटर्न कर दिया, अदरवाइज मैंने फर्स्ट अकरेंस लास्ट अकरेंस को रिटर्न कर दिया। ठीक, कोई एनी डाउट इसमें? एनीवन हैव एनी इशू? ओके, सो स्टिल यहाँ पे एक प्रॉब्लम है विच इज़ कोड डुप्लीकेशन। सो मैंने सेम चीज़ को यहाँ पे दो बार लिखा है। इट इज़ नॉट समथिंग एक्सेप्टेबल इन प्रोडक्शन एंड इवन इन इंटरव्यूज़। दो बार लिखने से एक तो वैसे ही टाइम वेस्ट होगा, दूसरा अगर तुमको कोई चेंज करना है, कोई मॉडिफिकेशन करना है, दोनों में करना पड़ेगा। अगर मिस होता है तो इट विल इंट्रोड्यूस द बग। सो कैसे हम रीयूज़ कर सकते हैं, तो उसकी एक स्मार्ट वे है। रेंज क्लास से देखते हैं ना डायरेक्टली। अब तो रेंज क्लास से वी आर फेमिलियर, सो वी कैन सी डायरेक्टली दैट।
सी। तो अब मैंने क्या किया, रेंज क्लास वैसी की वैसी है, लिखी भी नहीं थी, मैंने कॉपी पेस्ट करी थी प्रीवियस वाले क्वेश्चन से ही, ठीक। वैलिड है, मिडिल है, लेफ्ट हाफ राइट हाफ है, बट ये जो क्लाइंट का कोड है वो भी सेम है। इसमें फर्स्ट अकरेंस यूज़ करी है फर्स्ट अकरेंस फाइंड करने के लिए, लास्ट अकरेंस के लिए ट्रिक है। और उससे पहले देखते हैं फर्स्ट अकरेंस फाइंड करने का जो मेथड है वो कैसे लिखा है। टारगेट हमने स्टार्ट किया, रेंज सेम 0 से नम डॉट लेंथ तक इनिशलाइज करी जब तक वैलिड है। अगर रेंज ग्रेटर दैन और इक्वल टू, अब मैंने इसमें फर्स्ट अकरेंस वाला लिखा है सारा, ये वाला मेथड जो है फर्स्ट अकरेंस देगा, इसी को रीयूज़ करके मैं लास्ट अकरेंस भी फाइंड करूँगा। कैसे करेंगे वो देखेंगे, बट उससे पहले फर्स्ट अकरेंस वी जस्ट गेट क्लैरिफिकेशन कि वो सही से हो रही है। तो उसका फॉर्मूला यही था कि ग्रेटर देन और इक्वल टू टारगेट है जब तक, तब तक यू रिड्यूस द रेंज टू द लेफ्ट हाफ, अदरवाइज टू द राइट हाफ, एंड फाइनली गेट फर्स्ट बैड वर्जन। मैंने मेथड नेम भी चेंज नहीं किया, पिछली वाली से रीयूज़ करा है। तो फर्स्ट बैड वर्जन जो है वो सिंपली एंड को रिटर्न करता है एज ए इंटीजर, राइट। तो फर्स्ट वर्जन तो मेरे को मिल जाएगा इससे। लास्ट वर्जन के लिए इंस्टेड ऑफ कॉपी पेस्टिंग दिस कोड, क्या किया है मैंने, देयर इज दिस ट्रिक कि तुम टारगेट फाइंड करने की जगह टारगेट +1 फाइंड करो। सो फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे 8 दिया है, तो मैं इसमें 9 फाइंड करूँगा। 9 नहीं भी मिलेगा ना, तो मेरे को फर्स्ट नंबर विच इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 9 मिल जाएगा, विच इज़ 10 का इंडेक्स मेरे को मिलेगा। सो मैंने यहाँ पे टारगेट +1 को सर्च किया, तो मेरे को फर्स्ट नंबर विच इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू टारगेट मिला, और आई नो कि उससे पहले वाला जो नंबर होगा ना वो टारगेट के बराबर ही होगा, तो उसमें मैंने -1 कर दिया, उससे मेरे को लास्ट अकरेंस मिल गई। सो दिस इज़ अ स्मार्ट वे ऑफ फाइंडिंग लास्ट अकरेंस विदाउट डूइंग द डुप्लीकेशन ऑफ द कोड। कॉर्नर केसेस सेम है, और फाइनली मैंने फर्स्ट अकरेंस एंड लास्ट अकरेंस को रिटर्न कर दिया, ठीक। ओके, I'll again stop for a minute if there is any question. Great. Okay, I think topic wise यही है आज का। In general कोई question नहीं है, then I have some other thing than this topic. I'll wait a minute. I will definitely wait for a minute this time. ठीक, एक एग्जांपल और रियल लाइफ का, जैसे हमने प्रोडक्शन में कमिट्स वाला देखा ना, बाइनरी सर्च का एक रियल लाइफ एग्जांपल और होता है। तो जैसे यू आर लुकिंग एट अ बुक एंड यू हैव द इंडेक्स पेज विथ यू, एंड यू नो कि क्या टॉपिक देखना है। तो उसमें यू सॉ कि लेट्स से बुक है, उसका चैप्टर है मेथड्स, और मेथड्स का पेज नंबर है 96, राइट, एंड बुक है टोटल 200 पेजेस की। इस केस में भी हम लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। हम हमेशा से बिना जाने कि बाइनरी सर्च होता क्या है, हम उसमें हमेशा बाइनरी सर्च लगा रहे हैं। इफ़ यू वांट टू ओपन द पेज 96 ऑफ अ बुक, कैसे उसको करते हैं, हम एक रैंडम पेज खोलते हैं, उसमें चेक करते हैं कि अगर वो पेज 96 से छोटा है तो हम आगे टर्न करते हैं, और अगर वो पेज 96 से बड़ा है, लेट्स से यू ओपन 150, सो यू टर्न उसके पीछे रैंडमली पीछे ओपन करते हैं, और बहुत ज़्यादा दूर है अगर तो अगेन एक रैंडम पेज ओपन करते हैं पीछे उसके, राइट। दिस इज़ एग्जांपल ऑफ बाइनरी सर्च इन रियल लाइफ, इफ यू हैव नेवर नोटिस्ड। सो बाइनरी सर्च इज़ लाइक अ वेरी नेचुरल थिंग, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड नहीं है, उससे पहले भी पीपल हैव बीन यूजिंग इट। क्या यहाँ पे पैटर्न देखना होता है हमको, क्या पैटर्न देखना होता है बाइनरी सर्च के केस में, कि एक ऐसा पैटर्न होना चाहिए जो एरे हमको दिया है ना, उसमें एक पॉइंट तक उससे लेफ्ट में सारा कुछ अलग होना चाहिए, और उस पॉइंट के बाद में राइट में सब कुछ दूसरे टाइप का होना चाहिए बूलियन के टर्म्स में। उस केस में हम बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं। तो हमेशा उसमें ये करेंगे, एक मिडिल में जाएंगे, या रैंडम में भी जा सकते हैं, बट मिडिल हमेशा बेस्ट रहता है। मिडिल में जाएंगे, ये देखेंगे कि अगर वो बैड है, वर्जन बैड है, तो दैट मीन्स उसके राइट के सारे बैड हैं, तो लेफ्ट में सर्च करो, और अगर वो गुड है तो उसके लेफ्ट के सारे गुड हैं, राइट साइड में सर्च करो। एंड दिस इज़ द होल आइडिया ऑफ डूइंग द बाइनरी सर्च। इट्स वेरी हेल्पफुल। अगर बड़े केसेस में हम देखें कि कोई नंबर है जो 1 करोड़ साइज़ का है, दैट मीन्स
10 पावर 7 आई थिंक, राइट? हाँ, सो 10 पावर 7 ऑपरेशन हमको करने पड़ेंगे कंप्यूटर में, बट अगर यू कैन डू इट इन बाइनरी सर्च दैट मीन्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज लॉग एन, सो उस केस में 7 ऑपरेशन होंगे. सो 7 वर्सेस 1 करोड़ में बहुत डिफरेंस आ जाता है, स्पेशली प्रोडक्शन में जहाँ ह्यूज डेटा होता है, वहाँ पे इसका टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है. दो चीज़ें हैं, अगर इफ़ यू सॉर्ट इट, तो उस केस में n log n ऑलरेडी वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सीड हो गई. उसके बाद अगर यू ऐड प्लस log n, तो वो वर्स देन ऑर्डर n है, राइट? यू कैन नॉट डू देन बाइनरी सर्च इन दैट केस. बट अगर क्वेश्चन ऐसा है कि आपको एक एरे देंगे, उसके बाद मल्टीपल क्वेरीज पूछेंगे सर्च करने की, तो फर्स्ट तुमको n log n लगेगा, बट उसके बाद हर क्वेरी में यू कैन डू इट इन log n टाइम. So in that case, doing the pre-computation is better. So this is called pre-computation. This is one of the patterns. So उस case में you do the sorting first and then do the binary search. Okay. काफ़ी क्वेश्चन जैसे रहते हैं ना फ्यूचर में, क्वेरीज के आते हैं कि यू आर गिवन दिस इनपुट एंड यू हैव ऑल्सो गिवन दीज n क्वेरीज. सो उस केस में हमेशा थिंक ऑफ डूइंग सम प्री कंप्यूटेशन, जिससे क्वेरीज का आंसर एफिशिएंट हो जाए, क्योंकि क्वेरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, डेटा यूजुअली उतना ज़्यादा नहीं होता है, राइट? गुड. So again I'll say, agar if you want to follow some other pattern, please feel free to follow it. If you have been writing some other template of binary search, but stick to it, क्योंकि बहुत सारे वर्जन्स होते हैं. किसी केस में क्या करते हैं, मिड कैलकुलेट करते हैं, उसको चेक करते हैं टारगेट से, एक केस ये बनाते हैं, उसमें रिटर्न कर देते हैं, फिर 2 और केसेस होते हैं. मेरे को तो बड़ा लगता है, और उस केस में जो कंडीशन होती है उसकी, वो भी L इज़ लेस देन इक्वल्स टू R होती है वाइल के अंदर. आई डोंट थिंक इट इज़ रिक्वायर्ड. शॉर्टेस्ट यही है, रीडेबल वाला, रेंज वाला है. तो ये 2 पैटर्न, सॉरी टेम्पलेट यू कैन कीप एंड जस्ट स्टिक टू देम.